दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र सरेंडर के सदमे से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे, तभी एलओपी राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर एक और बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। और ये जो धमाका किया है वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किया है। जो बीजेपी के जो लोग हैं वो अब ये सोच रहे थे कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो हेरा फेरी होने की है, अब वो मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब वो मुद्दा विपक्ष के लोग नहीं उठाएंगे। अब सब कुछ वो बड़े आराम से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो सुषुप्त जो ज्वालामुखी होते हैं वो कुछ समय तक शांत रहते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो विस्फोट कर जाते हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर के कुछ समय तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी शांत रहे, लेकिन फिर उस सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह वो फट पड़े हैं और उससे बीजेपी के जो लोग हैं वो उसके जद में आ चुके हैं। और राहुल गांधी ने इस बार जो है बाकायदे एक आर्टिकल लिख डाला, बहुत ही गंभीर आर्टिकल लिख डाला, और महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो गड़बड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल करके, उसको उन्होंने 5 स्टेप में उस आर्टिकल के अंदर अच्छे तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या कर दी है। और उसको वो जो 5 स्टेप जो राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में बताए हैं, जो कि अखबारों में छपा है, उसको एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला स्टेप राहुल गांधी ने बताया है अपने आर्टिकल के अंदर, उसमें वो कहते हैं कि स्टेप 1 जो है वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा है। मैं संक्षेप में इसको बता देना चाहूँगा कि चुनाव आयोग जो है और जो खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी जो नियुक्ति के पैनल है उसमें पहले सीजीआई भी होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और नेता प्रतिपक्ष होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि उसमें से सीजीआई को हटा करके और अपने एक मंत्री को घुसेड़ दिया। यानी कि इसमें से जो 3 लोग होंगे नियुक्ति पैनल में, उसमें 2 लोग सरकार के होंगे और तीसरा नेता प्रतिपक्ष होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे तो वो जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष की वहाँ पर 0 भूमिका हो जाएगी। तो महाराष्ट्र चुनाव के धांधली के पीछे का जो पहला स्टेप है वो यही है कि नियुक्ति पैनल के ऊपर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया। यानी कि हम जिसे चाहेंगे उससे ही हम इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर लेंगे, बना लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप राहुल गांधी ने बताया है कि वो वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता को जोड़े जाने को लेकर के, और ये चीज़ सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि ये चीज़ हरियाणा के अंदर भी देखा गया। अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा का, उसमें भी इस चीज़ को लेकर के शिकायत किया गया है। और इसको लेकर के बाकायदे डेटा राहुल गांधी ने अपने उस आर्टिकल में जो दिखाई है उसको यहाँ पर मैं ज़रूर एक बार मेंशन करना चाहूँगा। और जो डेटा उन्होंने बताया उसमें ये चीज़ उल्लेख किया गया है कि 2019 के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से ज़रूर सुनिए आप लोग, कि 2019 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त वहाँ पर जो वोटर्स की संख्या है वो 8.98 करोड़ था। ध्यान से सुनेंगे, 2019 में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या 8.98 करोड़। मई 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ करके 9.29 करोड़ हो गया। इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वोटर्स की संख्या में वो तकरीबन 31 लाख का हुआ है। मतलब कि 5 साल में आप देखेंगे कि वोटर की संख्या कितनी बढ़ी, 31 लाख। लेकिन जब नवंबर 2024 में, मतलब 2024 के अंदर ही 5 महीने के बाद जब जो वोटर्स की संख्या है, जब फिर से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो वोटर्स की संख्या होती है वो 9.70 करोड़ हो जाती है। यानी कि मई 2024 के अंदर जो वोटर्स 9.29 करोड़ थे वो नवंबर 2024 में 9.70 करोड़ हो गए। यानी कि वृद्धि कितनी हो गई, लगभग 41 लाख की। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि 5 साल में 2019 से लेकर के मई 2024 तक 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़े। लेकिन सिर्फ मई से लेकर के और नवंबर तक 5 महीने के लगभग पीरियड में 41 लाख नए वोटर्स कहाँ से बढ़ गए। इसका चुनाव आयोग के पास
कोई सॉलिड जवाब नहीं है। और ये एक धांधली की तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट बनाए गए हैं, फर्जी मतदाता उसमें जोड़े गए हैं। और ये मामला न सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बल्कि हरियाणा और दिल्ली में भी देखा गया था। तीसरा जो स्टेप है वो मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का है। एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा कि अचानक से ऐसा होता है कि शाम के समय में मत प्रतिशत अचानक से बढ़ जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बहुत डिटेल में राहुल, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन स्टेप 3 के अंदर उसी चीज़ को राहुल गांधी ने डिटेल में यहाँ पर हाईलाइट किया है कि किस तरीके से मतदान प्रतिशत शाम को अचानक बढ़ जाता है। और चौथा जो स्टेप बताया है कि जहाँ बीजेपी को जिताना था वहाँ टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई जाती है। और पांचवा स्टेप कि सबूतों को मिटा दो, ख़त्म कर दो। ये 5 स्टेप में महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर एक तरीके से लोकतंत्र को, जनमत को चुराने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई है। और राहुल गांधी ने आगाह किया है कि यही चीज़ हो सकता है कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी ये लोग रिपीट करें। अब यहाँ पर जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से ये बातें लिख करके सामने आई, इसका इन्होंने ट्वीट भी किया है, आर्टिकल भी छपा है, हिंदी में भी छपा है, अंग्रेजी में भी छपा है। और मैं चाहता हूँ कि आप उस आर्टिकल को जा करके ज़रूर डिटेल में पढ़ें। राहुल गांधी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर वो आर्टिकल उन्होंने शेयर किया है। ठीक है, अब जैसे ये आर्टिकल बाहर आया, राहुल गांधी ने इस चीज़ को ट्वीट किया, तो इसके बाद जो बीजेपी का पूरा जो तंत्र है वो हिल गया, है ना। और जेपी नड्डा से लेकर के अमित मालवीय से लेकर के और कई सारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, ये सब जो लोग हैं बलबलाने लगे और राहुल गांधी को झूठा, कांग्रेस पार्टी को नकारा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग बोलना शुरू कर दिए। भाई यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें हैं। अगर चुनाव आयोग सही है, चुनाव आयोग सत्य है, तो स्टेप वाइज जो आंकड़े, जो डेटा राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में दिया है उसको लेकर के एक एक करके चुनाव आयोग आंसर क्यों नहीं देता है। चुनाव आयोग हर वक्त जो है वो गोल मटोल बातें क्यों करता है, फैक्ट बेस्ड बात चुनाव आयोग क्यों नहीं करता है, ताकि ऑपोजिशन को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जा सके और इनको हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। ये ना तो चुनाव आयोग कर पाता है और ना ही बीजेपी के लोग कर पाते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ एकदम फेयर तरीके से हुआ है, मैं एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर इस बार जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 89% के करीब था। सोचिए कि इतना प्रचंड लहर, इतना बड़ा वेब जो है नरेंद्र मोदी का 2014 के अंदर भी नहीं था जो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर देखने को मिला। और हकीकत ये था कि इतना प्रचंड 2014 में चुनाव हुआ था, वो दिख रहा था ज़मीन पर, हर एक किसी को दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी की गजब की लहर है और नरेंद्र मोदी की इस लहर में सभी विपक्ष जो है वो साफ होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुआ 89% स्ट्राइक रेट के साथ वो लहर, वो वेब महाराष्ट्र के ज़मीन पर दिखाई नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिखाई दिया। बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, है ना। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो मरकरवाड़ी गांव को लेकर कह रहा था कि जब बीजेपी को ये लगता है, देवेंद्र फडणवीस को लगता है, नरेंद्र मोदी को लगता है, जेपी नड्डा को लगता है, चुनाव आयोग को लगता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ फेयर हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, तो मरकरवाड़ी गांव के लोग जब मॉक पोल करने जा रहे थे खुद की तसल्ली के लिए, उस मॉक पोल से विधानसभा के रिजल्ट पर किसी भी तरह कोई असर नहीं पड़ने वाला था। सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए गांव के लोगों ने जब मॉक पोल करना शुरू किया तो क्यों वहां की प्रशासन ने उस मॉक पोल को नहीं होने दिया, उसको रुकवा दिया। ये चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है तो और क्या है। तो बीजेपी हो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, है ना, इसका कंक्लूजन यही है कि इनको फैक्ट बेस पर बात नहीं करना है, तथ्यों के आधार पर इनको बात नहीं करना है, सिर्फ इमोशंस के आधार पर बात करना है, सिर्फ गोल मटोल बात करना है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है, राहुल गांधी इतने चुनाव हार गए हैं, अपने अंदर नहीं झांक करके देखते हैं, ये नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि ये उपदेशक बन जाते हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी की बहुत अधिक चिंता हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और राहुल गांधी खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी को क्या करना है, कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये उन पर छोड़ दीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है
चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग कृपया करके सामने आकर के और एक एक फैक्ट के आधार पर, जिन फैक्ट के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, उन्हीं फैक्ट के आधार पर चुनाव आयोग को उसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं, वृद्धि नहीं हुई है। 5 साल में अगर 31 लाख वोटर बढ़े हैं तो पिछले 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? चुनाव आयोग को इसका प्रमाण देना चाहिए, तथ्यों के साथ देना चाहिए, ताकि अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो इसको समझ सकें और इस पर वो शांत हो जाए। जो जनता है वो भी समझ जाए कि नहीं भाई, सच में राहुल गांधी झूठ बोल रहा है और इलेक्शन कमीशन तो सही है। लेकिन बीजेपी के लोग, इलेक्शन कमीशन के लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ गोल मटोल बात करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आखिरी चीज़ कि आरोप लगाया जाता है चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है और बिलबिलाने लगते हैं भाजपाई लोग, मानो कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भाजपाइयों का ही एक पार्टी है ना, इनके गठबंधन दल का वो साथी है। इस तरीके से भाजपा के लोग बिलबिलाने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, वही हाल है एक तरीके से कि यहाँ पर सब कुछ मिली भगत है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन से मिली भगत है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन के लिए काम करता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पर जब आरोप लगाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो एकदम से तड़पने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका जो अंतिम प्रहार होगा, इसका जो अंतिम असर होगा वो हमारे ऊपर होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को उभार करके राहुल गांधी ने इसके तरफ देश के लोगों का ध्यान ला दिया है, बिहार के मतदाताओं का भी ध्यान ला दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को भी एक तरीके से आगाह कर दिया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस किस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, और आपको सतर्क अलर्ट हो जाना है। जिस तरीके से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो है वो अलर्ट हो गई, क्योंकि अगले साल बंगाल में भी चुनाव होना है। तो फाइनली नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र क्या है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, हमें सत्ता चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, चाहे उसके लिए जनमत की चोरी करना पड़े, चाहे उसके लिए लोकतंत्र का चीरहरण करना पड़े, सब कुछ करने को नरेंद्र मोदी तैयार है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए। यही नरेंद्र मोदी की सफलता का मूल मंत्र है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।